एक्सीलेंस की तरफ चलोगे या क्रिएटिविटी की तरफ चलोगे तभी आपकी ज़रूरत होगी। अब टूल्स बहुत पावरफुल आ गए। ये एक ऐसा टूल है जहाँ पे अगर एक इंसान किसी वजह से कि उसको टाइम चाहिए, मेहनत करनी है और शायद उसके पास टाइम नहीं क्योंकि वो कुछ और कर रहा है, पर उसके दिमाग में बहुत अच्छे आइडियाज़ हैं और वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा, तो कहीं ना कहीं वो लोग आगे आएंगे। आप देखोगे कौन कौन से मिथ्स आपको लगते हैं जो ब्रेक होने चाहिए एआई को लेके? ऐसा लगता है कि लोग निकालेंगे, वो आपका खर्चा कम करेगा, बिकॉज जैसे जैसे आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, यूज़ करना शुरू करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि उसकी भी एक कॉस्ट है। तो कहीं ना कहीं ये कॉस्ट बढ़ेंगी, जगह ही नहीं होगी इतना डेटा सेंटर्स बनाने की, या इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल दोस थिंग्स, रिसोर्सेज नहीं होंगे। कोई भी कंपनी है, XYZ एनी कंपनी, उसको फंडिंग कब लेनी चाहिए और क्यों लेनी चाहिए? एक टाइम था जब एनीबडी एंड एवरीबडी, कोविड के आसपास भी ऐसा हुआ, बहुत लोगों को फंडिंग मिली एंड मोस्ट ऑफ द कंपनीज हैव फेल्ड। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब आपको फंडिंग का पैसा मिलता है, आपको वो लौटाना होता है। मेरे ख्याल से ये कई बार एक मिसकंसेप्शन की तरह आता है, जो उनको लगता है कि फ्री का लोन मिल गया है जिसको कभी चुकाना नहीं है। Hi Viraj, welcome to the Deep Root Talks. Thanks a lot, sir. I'm glad you've called me and I hope that I do justice to your audience. The next 30-40 minutes are good enough and they give value to your audience. Thanks a lot for having me here. सबसे पहले तो सिमिलैरिटीज़ इतनी है क्योंकि आपने इंजीनियरिंग की है 2004 से 8 चितकारा से कंप्यूटर साइंस. आई डिड फ्रॉम भद्दल 2005 to 9 EC. Nice. वो समय ना एक ऑप्शंस थे जब कि 3-4 कॉलेजेस में हम जा सकते हैं. एक भद्दल था, एक GNE का था, फिर उस समय CGC ये लांड्रा वाला जो था CEC होता था, चंडीगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज होता था, बिल्कुल. और एक चितकारा का बस हमें उस समय ये होता था कि ये तीसरा ही साल है या नया अभी आया है या चौथा साल है उस समय. बट जैसे वो ग्रो हुआ चितकारा, एंड में लगा यार चितकारा से कर लेते क्योंकि प्लेसमेंट्स आर वेरी गुड. करेक्ट. सो जब हम आए थे, मेरी जो एडमिशन हुई थी चितकारा में, वो पूरी काउंसलिंग से हुई थी. तब पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता था, CET. तो हम उससे आए थे और तब तो ऐसा होता था कि हर बंदा बोलता था कि बहुत अच्छी फैकल्टी है, दिस इज़ द कॉलेज यू हैव टू गो इन. तो हम जब काउंसलिंग में भी आए तब भी ये पता था. और इवेंचुअली सडन जब हम आए और वो थर्ड बैच था मोस्ट प्रॉब्ली, और करते करते वो प्लेसमेंट्स वाला एक जो एंगल आ गया और इतनी अच्छी प्लेसमेंट्स होने लगी, तो ऑब्वियसली फिर वो एक नाम बन गया कि चितकारा में मतलब आप आओगे तो प्लेसमेंट तो 100% एश्योरिटी है. सो येस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. मतलब निकलते निकलते हमारे टाइम तक इट वाज वन ऑफ द कॉलेजेस, बिकॉज सारे प्लेसमेंट्स वहीं पे, कैंपस प्लेसमेंट के ड्राइव्स थे वो वहीं हो रहे होते थे. हाँ. आसपास के कॉलेजेस वहीं जॉब फेयर्स होते थे. तो बहुत हाँ, वो उसने अपना एक नाम पूरा इस्टेब्लिश कर लिया था उस फील्ड में. एक थोड़ा सा डिस्कस करते हैं बिकॉज आज स्पेशली फॉर जेन ज़ीज, बिकॉज उनको ज़्यादा हम बता सकते हैं. जेन अल्फा अभी बहुत छोटा है, उनको भी फ़र्क नहीं पड़ेगा. करेक्ट. कि उस समय कैसा माहौल होता था. AIEEE के एग्ज़ाम देते थे, IIT JEE होता था, बट वो कि वो कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स होती थी. वो क्या माहौल होता था. वो हम जब ट्यूशन्स जाते थे, हमारी कोचिंग होती थी, फिर उसके बाद जब इंजीनियरिंग कॉलेज में भी जा रहे हैं. सो इफ यू कैन, आई थिंक इफ यू डिस्कस अबाउट दैट, कुछ लोगों को नॉस्टैल्जिया भी मिलेगा. करेक्ट. और कुछ लोगों को पता भी चलेगा कि ये पूरा रीजन कैसा था और कैसे इवॉल्व हुआ है. तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप. मतलब मैं तो एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, तो मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी होता था, पेरेंट्स का प्रेशर होता था, ये एग्जाम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते थे. हर किसी को वही इंजीनियरिंग और मेडिकल वाला ही सारा एंगल चलता था. यही आता, नॉन मेडिकल या मेडिकल. हाँ, नॉन मेडिकल या मेडिकल. तो और इंजीनियरिंग में भी कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स ये मिल जाए तो सबको ये लगता था कि ज़िंदगी थोड़ी सफल हो गई है. तो बिल्कुल ऐसे ही था. आपने बिल्कुल ठीक कहा. और हर मतलब मैंने तो पूरा ट्यूशन, फिर उसके बाद एक वो कोचिंग वाला माहौल था कि आपको अपनी 12th करने के बाद कोई ना कोई कोचिंग ज्वाइन करनी है. हालांकि कुछ हद तक अभी भी है, बट अब उतनी करियर ऑप्शंस तब शायद नहीं थी. मतलब इंजीनियरिंग और मेडिकल, नॉन मेडिकल के अराउंड ही ज़्यादा था. आज की डेट में मतलब आप स्टैंड अप कॉमेडियन भी बन सकते हो, पॉडकास्टर भी बन सकते हो, ये सब तब नहीं था. तो वही एग्ज़ाम्स, आप कोचिंग लो, एग्ज़ाम्स करो, और फिर अगर आपका एक रैंक आ गया. अब मैंने भी उसी तरह से सारे एग्ज़ाम्स दिए,
CET में बस एक रैंक आ पाया और फाइनली फिर PTU मतलब जैसे लिखा था वैसे ही होना था, तो फिर सेम स्टोरी। एक पेपर था जो नॉन सीरियस होके दिया था, उसी में रैंक आया, वो CET पंजाब था। CET पंजाब था, तो किस्मत ने यही लाना था, तो बेसिकली इसी तरह से। बट बिल्कुल इसी तरह से स्टोरी होती थी, और सब कोचिंग सेंटर और कोशिश यही रहती थी कि कहीं ना कहीं निकल जाए, IIT में हो जाए या कोई AIEEE में हो जाए। IIT के बाद उसका नंबर आता था, और फिर उसके बाद CET। मैं दिल्ली से था, तो मैंने दिल्ली में वहाँ भी एक उनका एग्ज़ाम AIEEE से, फिर वो IP इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी वगैरह थे। एक DEC भी होता था। DC दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, करेक्ट। मैंने वो भी दिया था। वो भी एक्चुअली वो IIT और फिर DC फिर AIEEE इसी तरह से कुछ चलता था सिस्टम। तो इनमें हो जाए तो बहुत एक जैसे कामयाबी आपने हासिल कर लिया, वो जैसे NITs वगैरह में भी मिल जाती थी AIEEE में अच्छा रैंक आ जाए तो। हाँ, तो वो नेक्स्ट फिर DC के बाद AIEEE और NITs ही आते थे। नहीं, अगर हम वो दोबारा वापस उस टाइम में जाएं, 2008, 9, 10, जिन लोगों ने उस समय चाहे इंजीनियरिंग की है या कोई भी पढ़ाई की है, तो क्या लगता है आज की डेट में वर्सेस देन माहौल का क्या फ़र्क लगता है? तो अगर हम देखो, आज कंपटीशन तो तब भी था, कंपटीशन तो आज भी है, तो कुछ चीज़ें तो सिमिलर ही है। बट उस टाइम पे मतलब एक वो सपना होता था कि मैं IIT में चले जाऊँ, मैं कोई एक अच्छे कॉलेज में चले जाऊँ। पर आज की डेट में मतलब देखो, कंपटीशन तो अभी भी मुझे वैसे ही लगता है, कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं लगता। पढ़ाई करने वाला माहौल ज़रूर थोड़ा सा डिफरेंट था, क्योंकि एक डर सा होता था, एक वो एम्बिशन होता था, एक शौक होता था, फिर लगता था कि प्लेसमेंट नहीं हुई तो क्या होगा। आई थिंक थोड़ा सा जो आजकल की जनरेशन है, मतलब मैं तो इंटरव्यूज़ जब लेते हैं, हम कॉलेज से बच्चे आते हैं, तो हमें इंटरव्यू फर्स्ट सेकेंड ईयर में जब इंटर्नशिप्स होती है, तो थोड़ा सा बिंदास माहौल है। मतलब आज जो ये जेनजी वाली जनरेशन है, ये शायद कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा उस चीज़ को दिल पे या दिमाग पे नहीं लेती कि अगर मेरी ये नहीं लगी नौकरी, या अगर मैं इस प्लेसमेंट में नहीं आ पाया या पढ़ाई लिखाई करके, तो क्या होगा। मतलब for them there's always another opportunity, तो they don't take it that seriously, and obviously हम मतलब मेहनत करना, दिन रात टाइम लगाना, बैठना चीज़ों पे, और कहीं ना कहीं अटेंशन स्पैन्स का भी मुझे थोड़ा सा लगता है कि हम लोग फिर थोड़ा जैसे किताबें पढ़नी, लंबे लंबे घंटे पढ़ना और चीज़ें करनी, और कई बार यहाँ हमारे पास वो ज़्यादा, आई थिंक एक तो इंटरनेट वाज अ प्रॉब्लम एज वेल। फिर जो फ़ोन आए थे, आई थिंक 6600 आ गया था। हाँ, और वो एक N76 होता था, हाँ, कुछ ऐसे। 6600 तो मैंने भी लिया था, और वो मज़ेदार फ़ोन होता था, रिंगटोन्स का ज़माना होता था। आपके पास एक डिफरेंट टाइप की रिंगटोन है तो वो है, फिर कॉलर ट्यून्स आए, मतलब चीज़ें। ब्लैकबेरी आया, करेक्ट, बिजनेस फ़ोन और नंबर और वो कीबोर्ड वाला। स्क्रीन टाइम अगर हमें भी मिलता तो शायद हम भी उस पे हुक्ड हो जाते उस बिल्कुल। समय। तो देखो, मतलब मेरे को कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि आज की डेट में ये जो स्क्रीन टाइम है या सोशल मीडिया है, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि ज़माने के साथ जब हम इवॉल्व करेंगे तो चीज़ें भी इवॉल्व करेंगी, और मेरे ख्याल से अब जो भी है वही है। मतलब ज़्यादा कंप्लेन करने से बेटर है हम ये देखें कि हम उसको सबसे बेहतर तरीके से कैसे यूज़ करें। एजुकेशन भी वैसी होनी चाहिए, सब कुछ वैसे ही उसी के अराउंड चलना चाहिए। और मतलब मैंने देखा है कि कई लोग, इवन पॉडकास्ट अगर देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छा माध्यम है लोगों को चीज़ें सिखाने का। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत यूज़फुल भी है, और कभी भी कोई भी पावरफुल चीज़ आएगी, चाहे वो टेक्नोलॉजी है, तो उसके दोनों एंगल्स होंगे। You made a platform which is technically used by Gen Alphas and अब तो Gen Beta भी आ गए। स्कूल पैड। करेक्ट। नॉर्मली जब हम कॉलेज से निकलते हैं तो उस समय वो वाले थॉट्स आते हैं जो कॉलेज की प्रॉब्लम्स हो। In 2008 you did your engineering, you joined Infosys में आपने 4 साल काम किया। करेक्ट, 2 साल, लगभग 2 साल। 2 साल काम किया। And in 2012 you started स्कूल पैड। करेक्ट। थॉट क्या था? बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो मैं सबसे पहले तो कॉलेज, जब तक कॉलेज में भी था, इनफैक्ट जब स्कूल में भी था, तो टेक्निकली मुझे बड़ा मज़ा आता था कुछ भी कंप्यूटर पे। मतलब अगर कोई पहली साइट आ रही है जिस पे एक गेम चल रही है, तो मेरे को होता था मैं वो गेम खेल के उसमें एक प्राइज़ जीत जाऊँ और सबको बताऊँ कि मैं इंटरनेट पे गेम खेल के प्राइज़ जीता हूँ। तो उसके बाद जब वेबसाइट्स का ज़माना आया तो मुझे था मैं वेबसाइट्स बनाऊँ और देखूँ कैसे बनता है। फिर मैंने देखा कि फॉर्म भर के या लॉगिन, यूज़र नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन होता है। सो दिस इज़ एट द टाइम व्हेन आई वाज लाइक 2000, नॉट इवन 2000, 99-98 की बात कर रहा हूँ मैं। Pentium 2 करेक्ट, आता था। P3 हमने लिया था, एंड दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड मशीन्स देन।
P3 हाँ 2000 के आसपास आ गया था। तो ये चीज़ों में मेरे को बहुत इंटरेस्ट आता था, तो वहाँ से कहानी सारी शुरू हुई। उसके बाद स्कूल में मैं कुछ चीज़ें इस तरह की वेबसाइट्स, क्लास की वेबसाइट बना ली वगैरह वगैरह। सो आई वाज ऑलवेज इंटरेस्टेड टू डू समथिंग वेयर आई कैन मे बी बिल्ड समथिंग विच कैन हेल्प समवन। वेरी नाइस। जब हम स्कूलिंग की तो उस समय ऐसा कोई प्लेटफॉर्म या सॉफ्टवेयर नहीं दिखा आपको, कम से कम ये ट्राई सिटी में? सॉफ्टवेयर तब भी थे पर उतने नहीं थे, बिकॉज तब उतना ऑनलाइन का ज़माना नहीं था। तब ऑफलाइन सॉफ्टवेयर्स बहुत बिकते थे, तो सीडीज़ में बिक रहे हैं, और ऑनलाइन जस्ट नया नया आया था। और आज भी बहुत सॉफ्टवेयर्स हैं जो इस तरह से बिकते हैं, बट इतने सालों में भी जो एक चीज़ है वो जो मेरे को अभी भी लगता है मिसिंग है, वो है कि हर कोई उसको एक सॉफ्टवेयर की तरह बेच रहा है। और जबकि जो एजुकेशन है वहाँ पे आपको अकेडमिशियंस मिलेंगे, वो उस तरह के बहुत टेक्निकली साउंड लोग नहीं है कि आप उनको एक सॉफ्टवेयर बेच के उनके आउटकम्स अचीव करा लोगे। तो जो आउटकम्स अचीव करने वाली बात है ना, वो मुझे लगता है आज भी बहुत कम लोग इन्वॉल्व होते हैं स्कूल्स के साथ और उनको हेल्प करते हैं कि वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आउटकम्स अचीव कर लें। जब अंकुर जी ने बोला कि दैट यू आर द फाउंडर ऑफ स्कूल पैड, तो एकदम क्लिक किया कि हाँ स्कूल पैड, ये तो मैं कितने साल से ये देखता आ रहा हूँ। सो माय डॉटर शी इज 11 नाउ एंड वो जब से 2.5 साल की है तब से शी इज गोइंग टू विवेक, तो इतने साल से हम वो स्कूल पैड देखते आ रहे हैं। करेक्ट। बट शुरुआत जब आपने की थी, एक्सेप्टेंस कितनी आई थी ऐसे सॉफ्टवेयर की? क्योंकि ऐसे जो थोड़ी यूनिक आइडियाज होते हैं इनकी एक्सेप्टेंस भी जल्दी नहीं आती। करेक्ट। तो चैलेंजेस थे। सबसे पहला चैलेंज तो यही आता था कि क्लाउड बहुत ज़्यादा समझ नहीं आता था। मतलब अगर हमें डेटा स्टोर करना है, और स्कूल का डेटा इंपॉर्टेंट है, आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आज भी उसका बहुत ध्यान रखते हैं हम, तो कहीं ना कहीं एक ये क्वेश्चन आता था कि अगर हम डेटा क्लाउड पे डाल रहे हैं तो ये कितना सिक्योर है। तो सबसे बड़ा फ्रिक्शन पॉइंट हमारे लिए वही था, कन्विंस करना। बट हमें दिखता था कि उसकी एक अपनी पार है, बिकॉज जो कोलैबोरेशन वाला फैक्टर है, मतलब आज की डेट में हमें लगता है पेरेंट्स तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना और रेगुलरली उनको अप टू डेट रखना एक डिफरेंशिएटर है स्कूल के लिए, और वो बिना इंटरनेट के हो ही नहीं सकता, बिना उस तरह से कोलैबोरेट करे हो ही नहीं सकता। तो सबसे बड़ा फ्रिक्शन पॉइंट यही था। अब इंटरनेट, मतलब आई थिंक जियो के आने के बाद इतने लोग इतना क्लाउड पे इतना डेटा डालने लग गए कि शायद वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया। हमें कुछ ज़्यादा उसमें करना नहीं पड़ा, हम करते थे कन्विंस। तो मेजरली एक्सेप्टेंस में वहाँ इशू आता था कि एक ऐसे सिस्टम पे जाना जहाँ डेटा विजिबल हो जाएगा, सबको दिखने लग जाएगा, पता नहीं सिक्योर होगा नहीं होगा, और वहाँ हमें बहुत कन्विंस करना पड़ता था। बट जैसे सब कंपनीज़ की जर्नी होती है, थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे आपके पास स्कूल्स आते जाते हैं या कस्टमर्स आते जाते हैं, तो थोड़ा सा कन्विंस करना ईजी हो जाता है। तो हमारे साथ भी वही सेम जर्नी रही। तो ऐसे अतरंगी सवाल क्या आते थे जब आप किसी स्कूल्स को जब पिच करते थे? तो जिसे कई बार तो बंदा हंस के निकाल देता, कई बार इरिटेट भी हो जाता है, यार इनको समझ क्यों नहीं आ रही। ऐसे क्या सवाल आते थे आपको? हमें सपोर्ट करने में बहुत चैलेंज आता था। चैलेंज इन द सेंस, जब हम 2 साल हमें हुए तो हमें समझ आ गया कि सॉफ्टवेयर की कहानी नहीं है यहाँ पे आपको ऐसे लोगों के साथ काम करना पड़ेगा जो मतलब उतना सॉफ्टवेयर नहीं समझते। तो आपको एक बड़ा फ़नी इंसिडेंट बताता हूँ। मतलब शुरू में जब हम सपोर्ट करते थे तो हमारे पास एक स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन होता था। तो यहाँ हमारे ऑफिस में एक इंसान बैठा होता था, एक स्कूल में टीचर होता था, और हम स्क्रीन शेयर करके उसको सिखाते थे कैसे चलाना है सॉफ्टवेयर। और एनी डेस्क टाइप एग्जैक्टली। तो अब उस टाइम पे वो टीचर जो थे वो 5-7 मिनट तक लगे रहे और कहते रहे कि मेरी जो स्क्रीन है वो हैंग हो गई आपका सॉफ्टवेयर चलाते ही। और हमें समझ नहीं आया, क्योंकि हमें जब यहाँ से हम देख रहे हैं तो सब चल रहा है, बट वो माउस हिला रहे हैं। हम उनको बार बार कह रहे हैं माउस हिलाओ, चल जाएगा, बट वो माउस हिला रहे और चल नहीं रहा। तो 5-7 मिनट बाद रियलाइज़ किया हमने कि वो माउस जो था वो लगा नहीं हुआ था। तो मतलब इस तरह के इंसिडेंट्स बहुत रेगुलरली होते थे हमारे साथ। और फिर मतलब हमें समझ आया कि डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडियंस वी हैव। एट द सेम टाइम बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी थी, बिकॉज हमारा जो एक जज्बा था जब हमने स्टार्ट किया वो था ही डे वन से यही कि वी हैव टू एम्पावर एजुकेटर्स। हम कभी भी ये नहीं कहते थे कि हम अपना एक बंदा स्कूल में बिठा देंगे, टीचर्स को कुछ नहीं करना, वो सब करेगा। वी ऑलवेज फेल्ट कि टीचर्स के हाथ में ये पार होनी चाहिए। तो इससे स्कूल पैड का मेजर फ़ायदा क्या होता है टू द पेरेंट्स एज वेल एज टू द टीचर्स? देखो, सबसे पहले तो 2 फ़ायदे हैं। सबसे पहला तो स्कूल के लिए ये फ़ायदा है कि जैसे स्कूल में आप समझ लो ये कंट्रोल रूम की तरह है। जैसे अभी क्या होता है कि स्कूल में पहले होता था कि प्रिंसिपल का जो रूम है वो कंट्रोल रूम है। मतलब अगर मैनेजमेंट आ रही है, प्रिंसिपल के साथ बैठ रही है, तो कंट्रोल रूम में पूरी डिस्कशन हो रही है और प्रिंसिपल सब डेटा लाया जा रहा है कि फीसें कितनी आई, अटेंडेंस क्या है, कौन सा बच्चा अच्छा कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा, स्कूल में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। अब ये सारा स्कैटर्ड है।
कुछ एक्सेल फाइलों पे है, कुछ व्हाट्सएप में है, कुछ फ़ोन कॉल्स में चला गया है, कुछ किसी टीचर, डेटा है, मतलब एक जगह सारा नहीं स्कैटर्ड है। हाँ। तो जैसे जैसे स्कूल्स बढ़े, कंपटीशन बढ़ा, कंप्लायंसेस बढ़े, सीबीएसई और जो भी बोर्ड्स है, ये डेटा के पैरामीटर्स और बढ़े। अब जब ये पैरामीटर्स और बढ़े, बेंचमार्क्स और बढ़े, तो जब ये मीटिंग्स होने लगी, प्रिंसिपल्स के लिए इतना मुश्किल हो गया या स्कूल के लिए इतना मुश्किल हो गया कि डिसीजन कैसे लिया जाए। डेटा फेच करना डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि डेटा स्कैटर्ड था। स्कूल पैड ने कैसे हेल्प किया कि स्कूल पैड एक डिजिटल कंट्रोल रूम बन गया कि अब आपके जो सारे डिपार्टमेंट्स हैं वो डेटा डाल रहे हैं एक ही जगह पे। अब जब बैठ रहे हो आप, चाहे आप स्कूल में हो या नहीं हो, एज मैनेजमेंट आपको ये बहुत क्लियरली दिख रहा है कि स्कूल में चल क्या रहा है, स्कूल में कौन बच्चे कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं, अटेंडेंस का क्या है, टीचर के अटेंडेंस का क्या है, फीसें कितनी आ रही है, एडमिशन्स हो रही है नहीं हो रही, कौन से बच्चे छोड़ के जा रहे हैं, क्यों छोड़ के जा रहे हैं, ये सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पे आ गया। तो ये हमारा कंट्रोल रूम बन गया। मतलब बहुत ही सिंपल शब्दों में, नहीं तो वैसे ये स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, बट एक सिंपल शब्दों में ये स्कूल का डिजिटल कंट्रोल रूम है। तो एक तरह से जैसे ERPs होते हैं उसी तरह से काम करते हैं। बिल्कुल है, ये ERP है, बट वो ये कि अगर मतलब साधारण भाषा में ये इस तरह से स्कूल के लिए काम करता है। दूसरा जो एज मिला स्कूल्स को वो था कम्युनिकेशन। अब होता क्या है कि ये स्कूल का जो इकोसिस्टम है उसमें एक बच्चा है, एक टीचर है और एक पेरेंट है। अब पेरेंट को आप अप टू डेट, और आज की डेट में अगर आप पेरेंट्स को देखो तो पेरेंट्स को हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए। मतलब वो शायद हमारे टाइम पे ऐसा नहीं होता था उतना, स्कूल में चला गया बच्चा तो स्कूल में चला गया। आज की डेट में सब चेंज हो गया है। तो जब पेरेंट को आपने इन्फॉर्म्ड रखना है और आप मान के चल रहे हो कि वो आपके इकोसिस्टम का एक पार्ट है, तो आप हर समय उसको फ़ोन कॉल नहीं कर सकते, हर समय आप व्हाट्सएप नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो जहाँ भी जो भी चीज़ पेरेंट के लिए इंपॉर्टेंट है वहाँ तक पहुँच जाए। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहीं मोहाली के ही एक स्कूल में मेरे साथ हम प्रिंसिपल के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे और मैं ऐसे छोटी मोटी चीज़ें हंसी मजाक प्रिंसिपल्स के साथ करता रहता था। तो मैंने उनको बोला कि और चेक करता था एक्चुअली कि सॉफ्टवेयर का फ़ायदा भी हो रहा है स्कूल को कि नहीं। तो मैं प्रिंसिपल के पास गया, मैंने कहा मैम कल से हम बंद कर रहे हैं सब कुछ, तो आपको कुछ फ़र्क पड़ेगा? तो उन्होंने मुझे बताया, कहते कि मेरा जो पहला घंटा जब मैं आती हूँ सब सेटल हो जाता है, तो जो पहला घंटा है वो सिर्फ इसी पे बीतता है कि जो पेरेंट्स ने मुझे लिखा है मैं एक एक चीज़ को पढूं और उसका जवाब दूं। अब अगर आप देखो पेरेंट्स प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर एक बोर्ड होता था, 10 से 12, 12 से 2 आप प्रिंसिपल से मिल सकते थे, जहां लगभग 10, 15, 12 मीटिंगें होती होंगी। बट टेक्नोलॉजी आज की डेट में एक प्रिंसिपल को अलाउ कर रहा है कि वो पेरेंट से सारा फीडबैक, पेरेंट क्या कह रहा है, क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, क्या कंसर्न्स हैं, क्या क्वेरीज़ हैं, वो 1 घंटे में समझ के उसको रिप्लाई करके बाकी का दिन आगे चला पा रहे हैं। तो ये जो एंगल है ये एक्चुअली एक डिफरेंशिएटर क्रिएट करता है कि अगर आप आज की डेट में आपका पेरेंट आप तक पहुंच पा रहा है, अपने जो क्वेरीज हैं, कंसर्न्स हैं, आपको आपके साथ शेयर कर पा रहा है, फीडबैक ड्रिवन कन्वर्सेशंस हो पा रही हैं, तो वो आपके स्कूल के लिए डिफरेंशिएटर है। तो ये एक दूसरा मेजर एज था जो स्कूल्स को मिला। अब जैसे स्कूल पैड जैसा कोई प्लेटफॉर्म क्या कोई AI से जल्दी बना सकता है? कोई कंपटीशन की अगर बात करें हम, देखो मैं कभी भी स्कूल पैड को एक सॉफ्टवेयर कंपनी मानता ही नहीं हूँ। तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला, स्कूल पैड या स्कूल्स के साथ जब हम काम करते हैं तो हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम देते हैं जो बैक्ड विद रियल ह्यूमंस है, ह्यूमन कोचेस। हम कोचेस कहते हैं इन लोगों को। हमारी टीम है एक पूरी कोचिंग टीम, और हमें ये 13 साल में बहुत क्लियरली समझ आ गया कि जब आपको एक स्कूल के साथ काम करना है तो पहले तो आपको उनके आउटकम को समझना है। ठीक है, अब अगर आउटकम ये कहता है कि जो फीस है वो, या जो डिफ़ॉल्टर्स है स्कूल में, या फीस है वो टाइम पे आ जाए, तो इस आउटकम को अचीव करने के लिए आप सॉफ्टवेयर नहीं हेल्प करेगा। बिकॉज जब आप स्कूल में सॉफ्टवेयर लगा देंगे और कह देंगे फीस टाइम पे आ जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि जो सॉफ्टवेयर की ऑडियंस है वो एकेडमिशियंस है, ठीक है, और लोग हैं जो उतना टेक्नोलॉजी नहीं समझते। तो जब हम स्कूल्स के साथ काम करते हैं, हमारा जो मेन मोटिव होता है वो ये होता है इन स्कूल्स के साथ इनकी प्रॉब्लम्स, आउटकम्स को समझे, फिर एक प्लान बना के हैंड होल्डिंग की तरह इनको सपोर्ट करें, फिर उसके बाद वो आउटकम तक लेके जाएं जो अचीव करना है। पर जैसे आज की डेट में हम क्लॉड प्रो अगर यूज़ करते हैं तो क्लॉड में तो वो इतना, नो डाउट इट्स नॉट एक्यूरेट, वो क्योंकि मैं खुद यूज़ करता हूँ, एक्यूरेसी उस लेवल पे नहीं आती, उसमें भी बहुत गलतियाँ आती हैं। बट जो पर्सपेक्टिव देता है समटाइम्स, इफ़ यू हायर एन एजेंसी, वो जो महीना लगा लेंगे पर वैसी चीज़ नहीं दे पाएंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं ऐसे लगता नहीं कि देयर आर सर्टन प्रोफेशंस जिनके लिए तो पूरा ही खतरा है। देखिए कुछ चीज़ें तो इसको ऐसे देख सकते हैं कि जो स्किल सेट है वो चेंज हो जाएगा। मतलब जहां आप कह रहे हैं कि हो सकता है एक इंसान ने कंटेंट लिखना है, अब आज भी जो कंटेंट लिखने वाला इंसान है वो आइडियाज़ तो अपने ही डाल रहा है,
बट हो सकता है वो AI के थ्रू कंटेंट तेज बना ले, बेहतर बना ले, लेकिन अब कंटेंट बनाने वाले भी बहुत लोग थे। अब जैसे मेरे को याद है, मैंने डिजिटल मार्केटिंग जब शुरू किया था, आई हायर्ड अ कंपनी, और वहाँ पहले डिजिटल मार्केटिंग क्या होता था कि आपने कुछ डाला और लाइक्स आ जाएंगे, ठीक है। SEO क्या होता था, जिसको हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, कि आपने कुछ साइट्स पे चीज़ें लिखी तो वो ऊपर आ जाएगी। हालांकि ये चीज़ें बहुत हद तक चेंज हो गई है। जैसे ब्लॉग्स लिखते थे। तो जो बेसिक नेचर का काम है, जो आपको जो हाई क्वालिटी वर्क नहीं है, वो कहीं ना कहीं AI रिप्लेस कर देगा, और उन लोगों को शायद अपना स्किल सेट चेंज करना पड़ेगा। बट आप ये नहीं कह सकते कि वो मतलब बिल्कुल ही अनएम्प्लॉयबल हो गए हैं। आई थिंक इट इज़ अ गुड सिचुएशन वेयर वी से कि ह्यूमन इंटेलेक्ट बढ़ने वाला है। क्यों बढ़ने वाला है? क्योंकि ये जो बेस लेवल पे चीज़ें हो रही थी, जो वेस्टफुल काम था, जैसे रेपिटेटिव कोडिंग जो होती थी। करेक्ट। तो अब आप देखिए एग्जांपल्स ले लीजिए। अब कैलकुलेटर आया, कंप्यूटर आया, दीज आर ऑल टूल्स। अब मुझे याद है कि मेरी मम्मी के बैंक में जब नोट गिनने की मशीन आई थी, तो वो सारे ये डर गए थे कि जो नोट गिनने वाली जॉब है वो खत्म हो जाएगी। बट दे वर यूज फॉर सर्टन थिंग्स विच हैड हायर लेवल्स ऑफ इंटेलेक्ट रिक्वायर्ड, एंड दे ऑल लर्नड एंड अडेप्टेड। इस सारे एंगल में ना मैंने एक चीज़ देखी है, जो हम इंसान है ना, वो बहुत बहुत पावरफुली अडेप्ट करते हैं चीज़ों को। मतलब शायद हमारी क्वालिटी है, ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी है टू अडेप्ट। इस पूरी डिस्कशन में ना कोई वो बात ही नहीं कर रहा कि एक इंसान अगर 3 साल बाद AI इवॉल्व होगा सर्टेन मॉडल्स पे ट्रेन होके, तो इंसान भी तो अडेप्ट कर रहा है AI के साथ। सो पीपल विल चेंज, पीपल विल अडेप्ट इन डिफरेंट वेज, पीपल विल चेंज। एंड कहीं ना कहीं जब सारे मॉडल्स ही 3 या 4 कंपनी के ऊपर आ जाएंगे, मतलब आज की डेट में क्लॉड है, ओपन AI है, जेमिनाई है, 2-3 और कंपनीज है, कोई चाइना से है, तो आप देखिए जब सारा काम ही इन्हीं 3-4 चीज़ों में होने लग जाएगा, तो वो यूनिकनेस की जो हम बात कर रहे थे वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। मतलब आज भी जब हम देखें तो 4 तरह की ही चीज़ें निकलती है AI से, और अगर आप एक AI का ग्राफिक देख लो, या एक वीडियो देख लो, या कंटेंट देख लो, आपको बहुत हद तक समझ आ जाएगा ये AI से बना हुआ है। इम्प्रूवमेंट आ रही है इन मॉडल्स में, बट आज भी वो बहुत क्लियर है कि सिमिलर लग रहे हैं देखने में, यूनिकनेस खत्म है। Is AI a fad? नहीं, इट इज़ नॉट अ फैड, इट इज़ अ पावरफुल टूल। आई फील दैट इट इज़ स्पेशली इन आवर डोमेन वेयर वी कोड। तो कोडिंग के लिए अब आज की डेट में तो वो बहुत तेज़ कोड करता है। इंसान पहले होता था कि हमारे लिए कोड जो था वो वैल्यू होता था, तो वो वैल्यू ख़त्म कर दी उसने, ठीक है। बिकॉज नाउ यू जस्ट से समथिंग, इट्स अ प्रॉम्प्ट एंड इट कोड्स, बट वॉट यू से, द डायरेक्शन यू गिव टू इट, वो कहीं ना कहीं बहुत मैटर करती है, और वो डिफरेंस लाती है। अभी इन अ वे आपकी बातों से यही लग रहा है, जो मुझे भी महसूस होता है, कि पहले एवरेज काम या एवरेज इंटेलिजेंस चल जाती थी। अब नाउ यू नीड टू बी क्रिएटिव एंड यू कैन नॉट वर्क लाइक यार चलता है, वो नहीं अब चल सकता। आपको एक एक्सेलेंस की तरफ अगर चलोगे या क्रिएटिविटी की तरफ चलोगे, तभी आपकी ज़रूरत होगी। वैसे तो ऐसा हमेशा ही रहा है मेरे ख्याल से, बट अब ये है कि अब टूल्स बहुत पावरफुल आ गए। मतलब आप कह सकते हो कि ये एक ऐसा टूल है जहाँ पे अगर एक इंसान किसी वजह से कि उसको टाइम चाहिए, मेहनत करनी है, और शायद उसके पास टाइम नहीं है क्योंकि वो कुछ और कर रहा है, पर उसके दिमाग में बहुत अच्छे आइडियाज़ हैं और वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा, तो कहीं ना कहीं वो लोग आगे आएंगे। आप देखोगे वो एक अलग तरह का सिनेरियो क्रिएट, एक लैंडस्केप अलग क्रिएट हो जाएगा, जहाँ शायद अच्छे आइडियाज़ और तेज़ी से बाहर आएंगे और बहुत अच्छा काम दिखेगा हमें जो लोग कर पाएंगे। तो मैं तो पॉजिटिवली ले रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ इस चीज़ की होने की, और मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा टाइम है। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो, अगर आप एक यंग क्रिएटर हो, जेन जी हो, जेन अल्फा हो, हम लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है, मुझे ऐसा लगता है। और कौन कौन से मिथ्स आपको लगते हैं जो ब्रेक होने चाहिए AI को लेके? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, बिकॉज सबसे ज़्यादा यही चल रहा है। कि दूसरा ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि लोग निकालेंगे तो वो आपका खर्चा कम करेगा। तो ये भी बिकॉज जैसे जैसे आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और यूज़ करना शुरू करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि उसकी भी एक कॉस्ट है, और आज की डेट में आपको ये नहीं पता कि कॉस्ट आने वाले टाइम में कितनी हो जाएगी। तो अभी आप देखें ये सारी कंपनीज़ के, अगर आप ये डिपेंडेंस बना रहे हैं, ये डिपेंडेंस बना रहे हैं, अगर आप देखें तो सारी कंपनीज़ के, अगर आप जो पब्लिक फिगर्स आ रहे हैं अभी, वो सारे कुछ हद तक लॉस में है, एक्सेप्ट 1-2 कंपनीज़। तो कहीं ना कहीं ये कॉस्ट बढ़ेंगी।
फिर इसके साथ अपने चैलेंजेस आ रहे हैं जो पानी को लेके आप देख लेंगे विच इज़ बेसिकली यूज टू कूल दी सर्वर्स, तो कहीं ना कहीं वो चैलेंजेस आ रहे हैं। डेटा सेंटर्स का चैलेंज आ रहा है, फिजिकल लिमिटेशंस आने वाली है ऐसे लग रहा है, क्योंकि जगह ही नहीं होगी इतना डेटा सेंटर्स बनाने की, या इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल दोज थिंग्स, रिसोर्सेज नहीं होंगे। तो अब ये किस तरह से टर्न आउट करता है वो एक्चुअली किसी को नहीं पता। तो मतलब अगर आप ये सोच रहे हैं कि इससे आप कुछ भी बना सकेंगे और कितना भी बना सकेंगे और किसी को भी पीछे छोड़ सकेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये फंडामेंटल्स वही हैं, फंडामेंटल्स। तो आज की डेट में CSC करने का फ़ायदा है इंजीनियरिंग? देखिए मतलब अगर आप कहाँ से कर रहे हैं वो भी डिपेंड करता है, और मेरे को तो ये लगता है कि जितना एक्सपोजर इन डिग्रीज में मिलता है वो इम्पोर्टेंट है। जैसे हमारे टाइम पे जो CSC थी और आज की CSC, ऑब्वियसली इट हैज़ टू चेंज। अभी भी मैं कई स्कूल देखता हूँ कि जो मतलब हमने स्कूल टाइम पे पढ़ा था वो वही चीज़ पढ़ा रहे हैं, which is not required. But whereas there are certain schools जो 3rd क्लास में AI बेसिक पढ़ा रहे हैं, 5वीं 6वीं क्लास में कैनवा कुनवा भी सब सिखा रहे हैं। ये एक बेसिक चीज़ें हैं कि एज पर द चेंज इन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड यू हैव टू चेंज द एजुकेशन सिस्टम। बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा, और मेरे हिसाब से तो एजुकेशन सिस्टम एकेडमिक्स पे अब रहा ही नहीं है। चाहे वो स्कूल है, मतलब मैं भी अपने बच्चे को जब स्कूल भेजता हूँ तो मेरे लिए एक्सपोजर इंपॉर्टेंट हो गया। अब एक्सपोजर हर चीज़ का एक्सपोजर है कि आप कितना क्रिएटिव एक्सपोजर दे रहे हो, कितना टूल्स का एक्सपोजर दे रहे हो, मतलब एक होलिस्टिक वे में क्या क्या चीज़ें उसको नहीं पता लग रही हैं। मैं तो शायद उसी लिए अपने बच्चे को स्कूल भेज रहा हूँ, और वही आगे जाके थॉट प्रोसेस है। तो बिल्कुल मतलब यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज भी इट इज़ बेसिकली अबाउट द एक्सपोजर। आज अगर मैं देखूँ 4 साल पहले, मतलब जब मैं कॉलेज में था वो 4 साल, तो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, मेरे हिसाब से मेरा जो सबसे एक्साइटिंग पार्ट या सबसे यूज़फुल पार्ट था, जो आज भी मेरे साथ है और मुझे मदद कर रहा है, वो टेक्नोलॉजी फेस्ट्स थे, जहाँ पे वो फैकल्टी मेंबर्स ने मुझे बोला कि जाओ, क्योंकि उस जर्नी में मैं इतने नए लोगों को मिला। एक IIT में गया, वहाँ कैसे काम हो रहा है, किस तरह से वो किस टाइम पे क्या चीज़ कर रहे हैं, एक अलग तरह की दुनिया देखने को मिली, उनके साथ इंटरेक्ट किया, सोशलाइज किया। तो ये चीज़ें बहुत हेल्प करती है। तो मेरे को तो अभी भी लगता है कॉलेज यूनिवर्सिटी शायद इसीलिए ही जाना चाहिए आपको। एकेडमिक्स है एक सिस्टम का पार्ट है, सो यू हैव टू डू दैट। और टूल्स लाइक AI, पॉडकास्ट जैसे आप कर रहे हो, और यूट्यूब पे आजकल इतना कुछ अवेलेबल है। सो मेरे को तो ये लगता है कि रादर देन ब्लेमिंग द यूनिवर्सिटी एंड द सिस्टम, मुझे नहीं पता वो चेंज हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, वी शुड यूज़ ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स दैट वी ऑलरेडी हैव। एंड जो करने वाले लोग हैं ना, वो आज भी इन चीज़ों को करके आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से रादर देन ब्लेमिंग टू मच ऑन दी सिस्टम, क्योंकि वो अपने स्पीड से चलेगा, अपने स्पीड से इवॉल्व होगा, यू शुड बी हैप्पी दैट यू आर इन अ वर्ल्ड टुडे वेयर यू हैव सो मच नॉलेज एंड such powerful tools that you can do amazing work. ऐसी कौन सी चीज़ है about Gen Zs which you find के is a USP and जो एक ऐसी क्वालिटी है जो हम मिलेनियल्स में नहीं है? देखो, मेरे को ऐसा लगता है जो उनको पसंद आ गया ना, वो तो वो फोड़ देते हैं। तो शायद ये है, क्योंकि फिर उनकी गरारी वाला वो सिस्टम होता है, और देन दे से दैट करना ही है, चाहे 2 दिन में करना ही है। तो 1-2 हमारे केसेस ऐसे हुए हैं जहाँ पे फिर वो दिन रात, मतलब ये अब जैसे आप देखोगे वो दिन लगे हुए हैं, रात लगे हुए हैं, उनके लिए कुछ नहीं है, पर वो कहते हैं ये करना है तो करना ही है। तो दैट इज़ अ क्वालिटी विच आई अप्रिशिएट, बिकॉज इफ इट गोज इन टू द राइट डायरेक्शन, इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, समटाइम्स इट रियली हेल्प्स। तो मेरे ख्याल वो एक चीज़ है जो कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि जो वो ठान लेते हैं वो करते हैं, और फिर उनके पीछे वो लग जाते हैं, मतलब ऐसा नहीं है। सो अब वो ये है कि अगर उनको अब वो कैसे चीज़ को अचीव करना है, दैट इज स्टिल टफ। मतलब आई ऑल्सो कीप फिगरिंग आउट व्हेन आई वर्क विद पीपल टू अंडरस्टैंड कि वो क्या मोटिवेशन है जो मैं इसको दूं, सो दैट ही स्टार्ट्स एंजॉइंग व्हाट ही इज डूइंग। बट कहीं ना कहीं दैट इज स्टिल अ चैलेंज, बट आई हैव सीन दैट हैपनिंग। देयर आर फेजेस व्हेन दीज पीपल इफ दे लाइक समथिंग, they will just do it like anything, and then there's a significant high and then there's a significant low. low क्यों आता है वो significant high के बाद? शायद बोर हो जाते हैं, attention span, क्योंकि वो कर लिया, अचीव हो गया, अब उसके बाद बोर हो गए, तो मे बी अब नेक्स्ट क्या, अब नेक्स्ट कुड बी इंटरेस्टिंग, कुड नॉट बी इंटरेस्टिंग। तो हमारे केस में ये होता था कि आज की डेट में अगर एक एक्सेल भी बनानी है और 4 दिन लगने हैं, तो मतलब हमें पता होता था कि करना है तो करना है टाइप्स। बट फॉर देम समटाइम्स दे से दैट नो, दिस इज नॉट एक्साइटिंग फॉर अस, मतलब वी नीड एक्साइटिंग वर्क, एंड यू कैन नॉट प्रोड्यूस एक्साइटिंग वर्क एवरी टाइम, मतलब you'll have to do a mix. So ऐसी कई चीज़ें होती हैं जहाँ पे you feel that there's a spike and they go on a high, and that high is something you want,
बट देन देयर इज अ सडन लो एंड देन देयर इज अ फेज, मतलब वो आपको दिखेगा। तो वैसा रहता है, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा। जैसे जब आपने भी शुरू किया था, मैंने भी शुरू किया था, ग्लैमर तो क्या कोई कहीं पे हेल्प भी नहीं होती थी। हाँ, पता ही नहीं होता था करना क्या है। करेक्ट। वो तो जब स्टार्टअप इंडिया कॉन्सेप्ट शुरू हुआ तो चीज़ें आई, फिर उसके बाद जब कोविड हुआ, कोविड ख़त्म होने के बाद एकदम उसके बाद तो बाढ़ आई और ठीक ठाक बाढ़ आई, फिर शार्क टैंक, फिर शार्क टैंक आया। शार्क टैंक के बाद तो ग्लैमर एपिटॉम आ गया कि फिर ग्लैमर जुड़ गया अगेन कि बिल्डिंग अप एन एंटरप्राइज इज नॉट ग्लैमरस एट ऑल, किसी भी स्टेज पे। ग्लैमर सिर्फ होता है कि जब यहाँ तो आपको अवार्ड मिल रहा हो या रिकग्निशन मिल रही होता है कि यहाँ कोई पार्टी पे इवेंट पे, तभी ग्लैमर दिखता है पर वो भी होता नहीं है। वो मीडिया वो हाईलाइट करता है तो ऐसा लगता है। बिल्कुल एग्जैक्टली। स्टार्टअप जब आपने एज अ स्टार्टअप शुरू किया था तब स्टार्टअप कॉन्सेप्ट ही नहीं था। क्या चैलेंजेस थे तब वर्सेस आज की डेट में क्या चैलेंजेस हैं, अगर हम मेजर करें उन पैरामीटर्स पे? तो देखो, मेरे लिए तो स्टार्टअप वर्ड ही नहीं, मतलब शुरू में ही शायद मेरे को थोड़ा ऐसा ज्ञान मिल गया जहाँ पे मुझे समझ आया कि स्टार्टअप कोई वर्ड नहीं है। मतलब एक बार आप अपने कस्टमर से पैसा ले लो और आप उसको बोलो कि मैंने आपको सर्व करना है, और अब फिर आप सर्व नहीं करो तो आप ये नहीं बोल सकते प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दो, मैं एक स्टार्टअप हूँ। मतलब फॉर मी इट इज़ बिजनेस, ठीक है। सो डे वन इफ़ यू आर टेकिंग मनी, going into a transaction and saying that this is something that I'm going to give you against this money, then you are no more a startup, you are into business. I think that is how we can. हाँ, आप एक अमाउंट के बदले आप एक वैल्यू दे रहे हो। हाँ, वैल्यू दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। दूसरा, हमारी जो जर्नी रही है ना, उसमें हम मतलब बहुत स्लोली स्टेडली इन्वॉल्व होके समझ के कैसे चीज़ें चलती हैं उस तरीके से चले। तो मतलब अगर हम चैलेंजेस की बात करें स्पेसिफिकली, तो देखिए चैलेंज तो हर फेज में आएगा। मतलब आप कुछ भी नया करोगे विच इज़ अनसर्टन, everything that's uncertain is a challenge. That is how I define a challenge. But when you are always in a mindset that you're learning something, ठीक है। अब जैसे मेरे को अगर कोई चैलेंज आया, ऑब्वियसली एक बार तो आपको लगेगा यार गए, पता नहीं आगे होगा नहीं होगा, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। बट इफ़ यू कैन जस्ट चेंज द माइंडसेट एट दैट पॉइंट एंड सी कि आप क्या सीख के इसको पार कर सकते हो, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट माइंडसेट है। तो क्योंकि हम स्लो थे पूरी जर्नी में, मतलब हमने कभी भी वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए नहीं गए, बिकॉज आई पर्सनली आई एम लाइक अ फाउंडर हु लाइक्स टू अंडरस्टैंड, गेट इन्वॉल्व, अंडरस्टैंड क्या चाहिए लोगों को, क्यों ये परेशान हो रहे हैं, आज तक इतने टूल्स और आ गए हैं तो क्यों फिर भी अभी तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। एंड बिकॉज ऑफ दोज 30, 40, 50 स्कूल्स वी यूज्ड टू डू एवरी ईयर, अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी वन ऑफ देम विद अ मोटिव टू लर्न। तो हमें कहीं भी वो ऐसा नहीं लगा कि एक बहुत मेजर सेटबैक लग गया है, बहुत मेजर चैलेंज आ गया, कभी नहीं है। सो आई टेल पीपल, यही मैं समझाता हूँ कि मेरे ख्याल से इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोग क्या मतलब कई बार क्या होता है कि एंड देयर आर ऑल टाइप्स ऑफ फाउंडर्स, लाइक देयर इज अ फाउंडर हु इज डूइंग एवरीथिंग हिमसेल्फ और हैंड्स ऑन इनिशियली 4-5 years. देयर कुड बी वन हु इज गुड एट नंबर्स, देयर कुड बी वन हु इज गुड एट मैनेजिंग पीपल। तो हर तरह का फाउंडर है। सो इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने आप को समझो पहले तो, मतलब कॉपी मत करो कि अंबानी ऐसा है या अदानी वैसा है या XYZ है। आप यू हैव योर ओन रोल टू प्ले इन दिस जर्नी ऑफ लाइफ। तो आपको समझ आ जाएगा आप किस नेचर के हो। मेक श्योर कि आप उस नेचर को भरपूरता से डालो अपनी जर्नी में। सो फॉर मी आई अंडरस्टूड कि मैं स्लो अंडरस्टैंड इन्वॉल्वमेंट के साथ बनाऊंगा चीज़ें, और फिर ऐसे बनाऊंगा कि लोगों को सर्व करूं तो इनको वैल्यू मिले। तो ये जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, क्या ये कुछ हद तक गुमराह नहीं कर रहा लोगों को बिजनेस को लेकर, कि हैंड होल्डिंग इतनी हो जाती है कि फिर उसके बाद अगर कोई मतलब छोड़ दे, मेंटरशिप छोड़ दे, तो वो वहीं रुक जाते हैं, वो आगे बढ़ ही नहीं पाते। देखो स्टार्टअप वर्ल्ड ने बीच में काफ़ी ग्लैमर क्रिएट किया जहाँ पे लोग बिल्कुल थोड़ा सा गुमराह भी हुए, और मुझे लगता है वो एक गलत सिग्नल चला गया शायद, दो इट वाज यूजफुल आल्सो बिकॉज इकोसिस्टम वहीं से स्टार्ट हुआ। बट अब आप अगर आजकल के शार्क टैंक के भी एपिसोड्स देखोगे तो दे टॉक अबाउट सीरियस बिजनेस। मतलब ऐसा नहीं है कि वो किसी चीज़ को ग्लैमराइज कर रहे हैं, बट वो पिन पॉइंट कर रहे हैं, रिजेक्शंस हो रही है, सब कुछ दिखा रहे हैं, विच इज़ इंपॉर्टेंट। तो मतलब सी अगेन इट इज़ अ जर्नी। So in this journey you will have all the phases which will help you learn. You will have to learn patience, empathy, you have to stay down to earth. वो humbleness आप तभी आप सीख पाओगे जब आप humble हो। तो for the entire duration you have to understand you are nothing. You have people, you are learning from them, you are growing together. और ये पूरी जर्नी स्टार्टअप की जो है, ये जर्नी ही आपको सिखाती है। मतलब these are not like any person will come, he will teach you something which will help you,
another one will come, you will say कि यार इसने तो सारा कबाड़ा ही कर दिया, but that is again a learning. So obviously because it is all मतलब circumstances and people which is going to help you through this journey, तो ये चलना तो ऐसे ही है. And journeys ही से ही मतलब the best thing is from the, like I sit at times and try to go through this 13 years of journey, and when I see that I was zero and today I am this much, and these were the challenges, and this person came in at this time, helped me, and this person came in at this time. I think that is the best meditation that you can have when you are an entrepreneur, because you will see how people have come in, how circumstances have changed, and how certain things have happened which have helped you go through. थोड़ी देर पहले हमने बात की वैल्यू क्रिएशन की, कि आप कितने की वैल्यू दे रहे हो जिसके लिए पैसा मिल रहा है. Correct. दूसरी तरफ वैल्यूएशन की. Correct. जितनी वैल्यू जितना रेवेन्यू है और वर्सेस जो आपकी वैल्यूएशन के नंबर में बहुत फर्क होता है. Correct. एबिटा नेगेटिव होगा शायद, बट वैल्यूएशन हाई होगी और उसको सक्सेसफुल बिजनेसमैन माना जाता है कई बार. करेक्ट. वो सही है या नहीं? देखो मतलब मैं आज भी देखता हूँ, पहले मेरे भी बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस होते थे और मैं देखता था कि मतलब पता नहीं, फिर मुझे ऐसा लगता था शायद यही रीज़न है बिजनेसमैन को फ्रॉड बोला जाता है. बट इवेंचुअली मुझे ऐसा लगा कि हर तरह का इंसान है, मतलब नेचर है बिजनेस का और बिजनेस करने वालों का. और कई लोग शायद वो वैल्यूएशन गेम में बहुत स्ट्रांग है, जहाँ पे हमें लगता है कि वो लॉस पे लॉस ला रहे हैं और एक बार शायद एक पॉइंट आएगा जिसके बाद वो प्रॉफिट में बदल जाएगा. हो सकता है वो भी उसी रेस में लगे हों. तो जब होलिस्टिकली इन चीज़ों को देखा जाए, तो अगर हम शायद स्टोरीज भी देखें तो लोग हैं ऐसे. अगर आप जैसे जोमेटो की स्टोरी देखो, वो भी प्रॉफिट लॉस, बट कई स्टोरीज आपको मिलेंगी ऐसी जिन्होंने कुछ टाइम तक मे बी एक लॉस क्रिएटिंग कंपनी थे, बट इवेंचुअली नंबर्स चेंज हो गए और वो प्रॉफिटेबल हो गए. कहते हैं ना, रिस्क है तो इश्क है. हाँ बिल्कुल करेक्ट. अब उसी पॉइंट पे अगर कोई भी कंपनी है जैसे XYZ एनी कंपनी, उसको फंडिंग कब लेनी चाहिए और क्यों लेनी चाहिए, या लेनी भी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, मतलब वो क्या स्टेज होती है जब आपको फंडिंग के लिए जाना चाहिए? आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. वैसे मैं क्योंकि मैंने अपनी पूरी इस जर्नी में प्रॉपर VC फंडिंग टाइप ली नहीं, तो मैं बहुत अच्छा कैंडिडेट नहीं हूँ इसको समझाने के लिए. बट मेरे ख्याल से जो मैंने लोगों से सुना है कि किस तरह से फंडिंग का मैकेनिज्म चलता है, तो आई थिंक सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब आपको फंडिंग का पैसा मिलता है, आपको वो लौटाना होता है. मेरे ख्याल से ये कई बार एक मिसकंसेप्शन की तरह आता है, जो उनको लगता है कि फ्री का लोन मिल गया है जिसको कभी चुकाना नहीं है. तो फंडिंग का मैकेनिज्म ही ऐसे चलता है कि 6 से 8 साल में वो पैसा जिस भी इंस्टीट्यूशन से लिया गया उसको X नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करके दिया जाना है. तो आई थिंक वो एक ऐसा पहले तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप सेलिब्रेट करोगे, बिकॉज वो वापस देना और मल्टीप्लाई करके देना है. तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका जो प्रोडक्ट है, मतलब मेरे हिसाब से आपका प्रोडक्ट अगर वैलिडेट हो गया है कुछ सेट ऑफ कस्टमर्स में, वो आपको पैसा दे रहे हैं, रेगुलरली दे रहे हैं, अब आपको लग रहा है कि इसको मल्टीप्लाई करने के लिए एक पैसा ही चीज़ है जिससे ये मल्टीप्लाई हो सकता है, और X अमाउंट ऑफ मनी लगाने के बाद Y अमाउंट ऑफ आउटपुट आ जाएगा, तो वो एक टाइम है जब आपको फंडिंग के साथ जाना चाहिए. और अगर आप स्पीड, मतलब आप एक इस तरह के फाउंडर हो जो पैसा जला के स्पीड से चल के उसको एक मकाम तक ले जा सकता है, बिकॉज सारे नहीं होते, ये सबके नेचर में नहीं होता कि आप 300 करोड़ का या 200 करोड़ का या 50 करोड़ का लॉस देखो अपनी बैलेंस शीट में और फिर आप कहो कि वी आर डूइंग वेल और उसको सेलिब्रेट करो. ठीक है, पर्सनली मैं ऐसा नहीं हूँ, तो मैं इसलिए आपको बता सकता हूँ, बिकॉज इफ़ आई सी अ लॉस लाइक दिस, मतलब आई माइट गेट अ हार्ट अटैक लुकिंग एट इट. ठीक है, तो मतलब इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मतलब योर ओन नेचर, हाउ, एंड इफ यू get excited with adventure and you feel that you can create value here and money is the only factor and I can take that risk and I am something inside me is happening to take that risk and I am 100% sure ये होगा, you should, मेरे ख्याल से you should go for funding and then when you pitch you get, they'll show you the mirror, you get clarity कि भैया आप जो सोच रहे हो वो सच है भी और रियलिटी है भी कि नहीं, बिकॉज नाउ फंडिंग अब उतनी आसान नहीं रही है. एक टाइम था जब एनीबडी एंड एवरीबडी, कोविड के आसपास भी ऐसा हुआ, बहुत लोगों को फंडिंग मिली एंड मोस्ट ऑफ द कंपनीज हैव फेल्ड. सो दिस इज अनदर थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट मोस्ट ऑफ द फंडेड कंपनीज फेल. बट ये है कि हो सकता है वो पैसा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कहते हैं ना, हम पैसे का हासिल बहुत ज़रूरी होता है. जब आपके पास कुछ नहीं होता और जब वहाँ से आप जनरेट करते हो
तो वो एक मज़ा अलग होता है कि जब आपकी जेब में से 500 रुपये हो, 500 से या 5 लाख, 50 लाख, 5 करोड़ ऐसे जब चढ़ते हो, तो वो एक आई थिंक दैट लर्निंग इज़ ऑल्सो अमेजिंग. बट समटाइम्स जो मुझे लगता है कि हम बहुत जल्दी पैसा मांगने लग जाते हैं. करेक्ट. मैं कहता हूँ 500 से कम 5 लाख तक तो पहुँचो. एटलीस्ट वो जर्नी देख ली होती है ना कि पैसा जनरेट कैसे होता है. करेक्ट. पैसा जनरेशन आया नहीं होता तो पैसा बर्निंग इतना मिल जाता है, समझ नहीं होती. एंड मोस्ट ऑफ द पीपल हु गेट फंडेड टू अर्ली ऑल्सो दे कम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिलीज. इतना पैसा देखा भी नहीं होता. तो वो भी एक तरह से एक वो आ जाता है जिस वजह से जुडिशली पैसा यूज भी नहीं हो पाता. करेक्ट. ओवर स्पेंडिंग हो जाती है. करेक्ट. एब्सोल्युटली करेक्ट. और मार्केटिंग बजट्स इतने हैवी चले जाते हैं जिसकी जरूरत ही नहीं होती. समटाइम्स यू हैव टू बी स्मार्ट. करेक्ट. यू कैन नॉट बी जस्ट के आप सबसे महंगा सेलिब्रिटी लेके रहोगे. करेक्ट. देखो जर्नी है ये भी. मतलब मैंने ऐसी भी स्टोरीज हैं जहाँ पे पहली बार दे फेल्ड मिजरेबली एंड देन सेकेंड टाइम अगेन फंडेड देव डन वेरी वेल. ठीक है. फंडामेंटली इफ यू सी, मतलब अगर हम बिल्कुल बेसिक लेवल पे बात करें, आज अगर मेरे पास कम पैसा है, ठीक है, सो या मैंने फंडिंग नहीं लिया हुआ, तो आई विल फोकस ऑन अर्निंग मनी. ठीक है. अगर मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा है तो आई विल फोकस ऑन स्पेंडिंग मनी. अब बिजनेस में आप भी जानते हैं इन दोनों में से क्या इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो नेचर ही चेंज हो जाता है बिजनेस का. मतलब व्हेन यू बिकम गुड एट स्पेंडिंग, इवेंचुअली इफ थिंग्स डोंट वर्क आउट, यू आर गॉन. ठीक है. बट इफ़ यू बिकम गुड एट अर्निंग, यू विल ऑलवेज थिंक पैसे से पैसा कैसे बनाया जाए या पैसा कैसे बनाया जाए. फंडामेंटली मुझे लगता है शायद बिजनेस वाले जो लोग होते हैं उनकी ये एक अच्छी खूबी होती है. तो फोकस यही होना चाहिए पैसा बना डे वन से. हाउ डू वी मेक मनी रादर देन हाउ डू वी फोकस ऑन स्पेंडिंग मनी. ठीक है. एंड इफ यू लाइक एक्स्ट्रा पॉकेट मनी लिया, आप उड़ाते रहोगे, मतलब दैट वोंट टीच यू हाउ टू अर्न मनी, विच इज एक्चुअली द necessary skill to build a business or a good big business. Very very true. ऐसे क्या रेड फ्लैग्स होंगे जो आप किसी भी स्टार्टअप में देखोगे बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू दैट स्टार्टअप? मैं अगेन आई डोंट वेयर अ हैट ऑफ एन इन्वेस्टर एज ऑफ नाउ. ठीक है. तो मैं एग्जैक्टली तो नहीं बोल सकता, बट अगर सोचा जाए तो मतलब आई कैन लुक एट माई ओन एक्सपीरियंस. ऑब्वियसली आई एम अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फाउंडर, तो हो सकता है मैं उन्हीं तरह के फाउंडर्स को समझ पाऊँ और उसी में इन्वेस्ट करूँ व्हेन आई डू. बट आई थिंक वैल्यू क्रिएशन पे जिसका फोकस है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे जिसका फोकस है, जो ये कह रहा है कि मेरे को जो जिसकी प्रॉब्लम एक रियल प्रॉब्लम है, उसका एक ठीक ठाक मार्केट साइज़ है और वो उसको सॉल्व करके सर्व करने वाले मोड में चल रहा है और वैल्यू क्रिएशन दिख रहा है, कुछ लोग उसको पैसा दे रहे हैं और बार बार दे रहे हैं, रिपीटेटिव बिजनेस है वहाँ पे, वो एक इंसान है जिस पे मैं मतलब जो उस पे मतलब मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, रादर देन समवन हु इज़ जस्ट गिविंग मी एन आइडिया एंड सेइंग दैट दिस कुड बी $1 billion आइडिया, बट प्रोटोटाइप लेवल पे है, अभी कुछ सेल्स नहीं हुआ है एंड आस्क बहुत बड़ी है, तो मुझे कुछ समझ नहीं आएगा उसमें. मतलब आई एम पर्सनली नॉट लाइक दैट. सो दैट इज समथिंग आई डोंट, बट people do. मतलब there are companies who take money at seed level, take good money and do wonders. Again, speciality of the founders, because there are some founders who've done this amazingly well again and again, not just once. ये एक ट्राई-सिटी का इकोसिस्टम जो है स्टार्टअप का नो डाउट बिल्डअप हुआ है, पर अभी भी देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन, अगर हम कंपेयर करें बैंगलोर से, ये गुड़गांव से, इवन हैदराबाद से बहुत गैप है. वो मेजर वजह क्या लगती है कि यहाँ से इतने बड़े स्टार्टअप्स क्यों नहीं निकल पाते? या फिर नो डाउट बिजनेस मैन बहुत हैं यहाँ पे, बिजनेस हाउसेस की अगर बात करें और प्रॉफिटेबल बिजनेस हाउसेस बहुत हैं. करेक्ट. बट जब हम कहते हैं ना टेक्निकली स्टार्टअप्स, वो नंबर बहुत कम है. जो यहाँ के कुछ है भी वो दूसरी स्टेट में जाके बड़े हुए हैं, उन्हें वो इकोसिस्टम यहाँ नहीं मिला. क्या वजह है? आपने ऑलरेडी आंसर दे दिया, इकोसिस्टम नहीं मिला. सो देखिए, मतलब जब मैं अपनी जर्नी से देखता हूँ, आज भी अगर मैं मेरे को यूनिवर्सिटी से बहुत टाइम ये हेल्प मिली जहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि बिकॉज आई केम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, आई हैड एन आइडिया, बट एक डर था, ठीक है, कि मैंने नौकरी छोड़ी है, एक बिजनेस किया है, फेल हो गया तो क्या करूँगा. ठीक है. सो दी यूनिवर्सिटी गिव मी दैट क्वेश्चन. ठीक है. वो एक बैकिंग की पैसा दे रहे, रिस्क ले, कहीं कुछ नहीं जा रहा. फिर उसके बाद आई डिडंट नो हाउ अकाउंटिंग वर्कड, आई डिडंट नो हाउ HR वर्कड, कंप्लायंस क्या क्या है, पॉलिसीज़ क्या क्या है, नथिंग. गिविंग द राइट पीपल एट द राइट टाइम.
So they gave me resources, helped me get resources who could help me understand this or do this for me. ठीक है, सो मैं वहाँ से निकला. फिर अनसर्टन सिचुएशंस, जब आप कुछ करते हो, सपोज आपके पास कोई ऐसा केस आ गया जो आप कहो जी मैं तो गया. Suppose a security issue happens. Suppose a legal letter from the income tax department comes in. Now, a person like me who doesn't understand anything about this, I just have an idea, I have the talent to build it. मैं क्या करूँगा? मतलब people like me get scared. But अब यही risk taking ability है जो अगर एक इंसान में नहीं है, बट वो इस सारी जर्नी से जा रहा है और वो सीख रहा है और बना रहा है, क्या ये इकोसिस्टम हेल्प कर सकता है कि वो उसको कुशन दे दे ताकि वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी वो धीरे धीरे जब देखे ये चीज़ें उसको समझ आए कि ये ऐसे होती है, ये ऐसे निकल जाती है, लीगल चिट्ठी आती है तो क्या करना होता है, और वो इतना उस लेवल तक पहुंच जाए जहां वो कहे अब मैं एक बड़ा रिस्क ले सकता हूं क्योंकि मुझे डर नहीं लगता, मुझे सिस्टम समझ आ गया. दिस इज़ व्हाट आई हैव अंडरस्टूड फ्रॉम माई जर्नी. यूनिवर्सिटी, चित्कारा यूनिवर्सिटी हैज हेल्प्ड मी टू अ सिग्निफिकेंट एक्सटेंट टू टेक मी थ्रू दिस जर्नी जहाँ ये इंसिडेंट्स हुए एंड आई वॉज वेरी इजीली एबल टू गो थ्रू इट. और मेरे को ये भी पता है कि कई कंपनीज हैं जो ये इंसिडेंट्स होने के बाद बहुत मतलब डाउन हो जाती है, बंद हो जाती है. यंग पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू नेक्स्ट और दे आर नॉट इवन एबल टू सेट अप देयर कंपनी प्रॉपरली बिकॉज लीगली उन्होंने ठीक से कंपनी नहीं बनाई या कुछ इश्यूज थे और एक ट्रेडमार्क समटाइम्स, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर. सो ये मुझे लगता है जो इकोसिस्टम है ना हमारे यहाँ का, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ समबडी गेटिंग इन्वॉल्व इन टू दीज कंपनीज, helping them go through these uncertainties and making them capable of taking the bigger risks. जो शायद आप दिल्ली, बैंगलोर में जब आप जाते हो और इतना इतना पैसा आपको मिलता है और शायद वो कुशन मिल जाता है और फिर यू हैव पीपल हु हैव टेकन दोज रिस्क्स, ठीक है, और उनको पता है कि सिस्टम ऐसे चलता है एंड देन यू कैन डू दिस एंड देन यू विल बी एबल टू क्रिएट मनी एंड सिस्टम वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग बिकॉज दैट्स हाउ इट हैज़ टू बी. तो ये नॉलेज अभी या इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी इस इकोसिस्टम में. ये जितनी ज़्यादा आएगी और जितने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होकर इस लेवल पे लोगों को लेके जाएंगे, आई थिंक पीपल लाइक यू एंड मी कैन क्रिएट वंडर्स. No, I find that जो वैल्यू क्रिएशन की बात है ना, आई टोटली डिटो, आई फॉलो दैट कि वैल्यू क्रिएशन होनी चाहिए. वी नीड टू थिंक अबाउट प्रॉफिटेबिलिटीज एज वेल. और जो हसल है, देयर इज नो शॉर्टकट टू इट. हसल जो जितना आप करोगे, जितना आपको एक्सपीरियंस होगा, ग्राउंड लेवल का एक्सपीरियंस होगा, उतना जब आप ऊपर जाओगे तो आपको पता है कि उस सिचुएशन को भी कैसे हैंडल करना है. तभी SOPs भी बनवा पाओगे, तभी सिस्टम्स प्रोसेसेस बनेंगे. करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट. आई थिंक जितनी बड़ी कंपनीज है, मतलब आप देखो जो भी डॉक्यूमेंट्रीज, पॉडकास्ट, इन्फॉर्मेशन आज अवेलेबल है थ्रू विच यू गेट टू नो अबाउट दिस कंपनीज, सब बड़ी कंपनीज ऐसी ही बनी है. मतलब देयर इज़ नो शॉर्टकट. देव जनरेशन्स ने मेहनत करी है और फिर वो आज बनी है. सो आई डोंट थिंक दैट मतलब कहीं भी वो एंगल तो होना ही नहीं चाहिए बिकॉज दैट इज़ not the actual way through which you can create a big company like any of them that even exists today. So you have kids? I have a daughter, yeah. So उनके स्कूल में भी स्कूल पैड चलता है? करेक्ट, उनके स्कूल में भी स्कूल पैड. तो फिर क्या ब्रैग करती है डॉटर कि ये मेरे पापा ने बनाया है? नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा मैं उसके साथ शेयर नहीं करता, डिस्कस नहीं करता. आई कीप इट वेरी मिनिमल. मतलब जब डिस्कशन भी होता है कि ये ऐसे ही है, बहुत छोटा सा, आई ट्राई टू मतलब चेंज दी टॉपिक जनरली. तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करता. पता तो चल ही जाता होगा. शी नोज बट शी डजंट नो कि उसकी कितनी कैपेबिलिटी है या किस लेवल पे, स्केल पे वो काम करता है या स्कूल को कैसे चलाता है. एंड मे बी शी स्मॉल राइट नाउ, सो अभी उतना, शी इज़ इन 6th क्लास, सो आई डोंट वांट हर टू थिंक टू मच अबाउट हाउ दैट स्टफ वर्क्स. बट ये है कि शी नोज दैट स्कूल पैड है, बट शी इज़ नेवर ब्रैग बिकॉज शी इज़ मतलब शी हैज़ हर ओन इंटरेस्ट्स. For her, maybe this is not the right interest at the moment. She's towards the creative side. She does theater, she dances well, and वो चीज़ें में उसको बहुत मज़ा आता है. So maybe right now I have kept her away. By default that has happened, and hence वो bragging वाला नहीं है अभी केस. अपनी जर्नी में अगर कुछ चेंज करना चाहोगे तो क्या चेंज करना चाहोगे? ये अच्छा क्वेश्चन है. मतलब ऐसे कभी सोचा नहीं कि क्या चेंज करना चाहेंगे. आई थिंक ऐसा कुछ स्पेसिफिक है भी नहीं, मतलब और ऐसा होना भी नहीं चाहिए. मतलब मेरा पर्सपेक्टिव यही है कि क्योंकि वो एक जर्नी है, उसमें हर पॉइंट पे आपको कुछ ना कुछ अनसर्टन आएगा और वही आपको सिखाएगा कि उस जर्नी में नेक्स्ट पड़ाव पे कैसे जाना है. तो अगर आप हर पड़ाव को इसी तरह सोचते रहे कि वो चेंज कर लेता तो ऐसा ना होता, तो शायद हमारी ह्यूमन लाइफ वैसी बनी नहीं है. तो मेरे ख्याल से ऐसा कुछ भी नहीं है और मेरे ख्याल से ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए किसी को. आई थिंक दैट इज़ हाउ लाइफ इज़. एवरीथिंग दैट यू डिस्कवर और अनकवर
इज पार्ट ऑफ द जर्नी एंड दैट इज़ हाउ इट हैज़ टू हैपन। तो मेरे ख्याल से ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब जो मेरे दिमाग में आता है कि मैं बदलना चाहूँगा, और हर चीज़ ने कुछ ना कुछ सिखाया और आज तक यहाँ पहुँचे हैं। नो, ऑनेस्टली एक्सपेक्टेड दिस आंसर फ्रॉम यू बिकॉज आई थिंक द सेम वे, और मैं आपसे बात करते हुए समझ आया कि काफ़ी सिनर्जीज, हमारा थॉट प्रोसेस मैच करता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड एट द एंड ऑफ द डे जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो एक हसल जिस दौरान हमने किया वो काफ़ी सिमिलर दौरान है। करेक्ट। 2012 से लेके अभी Correct. तक है, वो जो 14 साल है। और हमने इंजीनियरिंग भी मतलब आसपास जगह से की है। करेक्ट। वो घर का माहौल भी वैसा रहता है, वो सब चीज़ें हम निकली हैं। तो एक जहाँ पे लोग आज की डेट में जहाँ भटक जाते हैं, हम बहुत किसी और को कॉपी करने लग जाते हैं, बिल्कुल। जिस वजह से वी स्टार्ट लूजिंग आवरसेल्व्स। एब्सोल्युटली करेक्ट। इनफैक्ट ड्यूरिंग माई TEDx टॉक्स मैंने एक ही बात हमेशा बात करता हूँ मैं, कि हम सारी दुनिया से प्यार कर लेते हैं, खुद से प्यार नहीं करते। करेक्ट। जब हम खुद से प्यार करेंगे ना, तो अपनी हर एक चीज़ अच्छी लगेगी, तो अपनी जर्नी भी अच्छी लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने, और ऐसे ही होना चाहिए मेरे ख्याल से। शायद मेरे को तो ऐसा लगता है इसी को मेडिटेशन कहते हैं, कि आपकी अपनी जो जर्नी है, अपना जो नेचर है, अपना जो रोल है, आप दिन भर बैठ रहे हैं और उसको समझ रहे हैं और वही आपको सिखा रहा है, तो वो ज़्यादा फोकस वो होना चाहिए, रादर देन कोई अगर ऐसा कर रहा है तो मुझे उससे बेहतर करना है, मुझे वो करना है। वो आपको कभी, वो बाहरीपन आपको कभी वो खुशी को, जिसको कहते हैं वो फुलफिलमेंट नहीं देगा, जितना आपको ये फुलफिलमेंट देगा कि आप ने कौन सी ऐसी चीज़ आज थी जो बिल्कुल अनसर्टन थी, आपके रास्ते में आई और आपने उसको ओवरकम किया, या कोई एक ऐसा सर्टन सर्कमस्टेंस हुआ या कोई इंसान आया जिसने उसको आपको हेल्प किया उसको ओवरकम करने में। जब आप ये देखोगे तो जो एक फुलफिलमेंट उसको देख के मिलेगी कि यार ज़िंदगी चलती ही ऐसे है, और क्यों हम इतना भारीपन और एक दूसरे को कॉपी करने में लगे। तो शायद मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा और एक बहुत फुलफिलिंग एक्सपीरियंस होगा, और जितना एक इंसान शायद वो करेगा, आई थिंक वो उतना ज़्यादा प्रॉस्पर करेगा लाइफ में। तो मेरे को तो लगता है ऐसे पर्सपेक्टिव रख के चलना चाहिए। नहीं, वेरी वेल सेड, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द सुप्रीत सिंह शो। थैंक यू। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? A beautiful experience. I never got to know that we started the conversation, which was the best part. So I'm not a pro at podcasting, but जैसे ही वो शुरू हुआ और पता लगा कि वो शुरू हो चुका है, मुझे कुछ समझ नहीं आया, and we were just conversating. So that was the beautiful part of it. और कुछ सीरियस नहीं, एक जनरल नेचुरल कन्वर्सेशन, बहुत मज़ा आया, और ऐसे लग नहीं रहा कि बंद करना चाहिए, लगे रहो, गप्पे चल रहे हैं और बढ़िया मज़ा आ रहा है। तो आई थिंक दैट वाज व्हाट मेड इट वेरी ब्यूटीफुल, एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट, एंड आई होप दिस वाज यूजफुल. There is something that comes out to for your audience where they could learn something out of it and they can use and apply. And I hope you keep your journey going. More power to you, and thanks once again for having me here. Thank you, Viraj. Thanks.